अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ना है आयनाइजेशन। आयनाइजेशंस क्या होती हैं, आयनाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें ये टॉपिक क्यों करवाया जाता है फार्मेसी के अंदर या फार्मास्यूटिक्स के अंदर, इसका बेसिक लॉजिक क्या है वो हम सब डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कि एटम क्या होता है। जिस तरह आप सब ने माशाल्लाह मैट्रिक और एफएससी की है, उन सब के अंदर ये चीज मेंशन की जाती है कि एटम इज अ ग्रीक लैंग्वेज वर्ड, जिसका मतलब होता है अनडिवाइडेबल, यानी दुनिया में ऐसी चीज जिसको तोड़ा ना जा सके या जिसको तकसीम ना किया जा सके उसे एटम कहा जाता है। एटम हमेशा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है ए और एक है टॉम। ए का मतलब होता है नॉट एंड टॉम का मतलब होता है कट, यानी दुनिया में ऐसी चीज जिसे काटा ना जा सके उसे कहा जाता है एटम। ये बात आपने याद रखनी है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हम बात करते हैं जब एटम के इंटरनल पार्ट की, तो वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल होते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इज अ सब पार्टिकल्स ऑफ द एटम। अगर ये एटम में मौजूद नहीं है तो एटम का वजूद या एटम की एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द एटम। प्रोटॉन्स पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अंदर अवेलेबल होते हैं, जो कि बेसिकली उसका मॉलिक्यूलर वेट बना रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो एटम के स्ट्रक्चर से बाहर अवेलेबल होते हैं, जो कि उसके सराउंडिंग जो है मूव कर रहे होते हैं और उसकी स्टेबिलिटी का ख्याल रखते हैं। तो ये एक चीज याद रखिएगा, इट्स द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम। ये एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि लाजमी जुजू होते हैं। अगर ये पार्टिकल्स नहीं होंगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ द एटम इज नॉट पॉसिबल। अब व्हाट इज आयन? एक चीज याद रखिएगा, जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए या किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाए, जिसकी वजह से उस एटम के नंबर्स में तब्दीली आ जाए, तो उस वजह से वो एटम स्टेबल नहीं रहता। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज को स्टेबल बनाया है। अगर वो चीज स्टेबल नहीं है तो इस चीज का मतलब है कि वो चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जमीन भी स्टेबल है तो हम सब एग्जिस्ट करते हैं। जिस दिन जमीन पर जलजला आ जाए, हम सब जो हैं परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जमीन जो है वो मूव करती है और बहुत ज्यादा नुकसान और प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने एटम्स को भी स्टेबल करने के लिए दो रूल्स रखे हैं। एक है डुप्लेट रूल और दूसरा है ऑक्टेव रूल। अगर एटम ने अपने आप को स्टेबल कर है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कम से कम दो एटम्स होने चाहिए, और अगर उसने अपने आउटर मोस्ट शेल को स्टेबल रखना है तो मैक्सिमम 8 एटम उसके आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए। इन दोनों कंडीशंस के अलावा अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्टेबल नहीं है। एटम को अपने आप को स्टेबल करने के लिए मिनिमम 2 एटम या फिर मैक्सिमम 8 एटम्स चाहिए, जिन्हें हम डुप्लेट या फिर ऑक्टेव रूल कहते हैं। यहाँ पर भी वही चीज है, जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएं, तो देन एटम की कमी की वजह से हम ये कहेंगे कि इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। पॉजिटिव चार्ज तब किसी एटम पर आता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और उनके नंबर्स कम हो जाते हैं। जब हम बात करेंगे आपकी, अगर कोई एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करता है जिससे उसके नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो हम कहेंगे कि एटम के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज है। तो एनी चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड आयन। इस दुनिया में कोई भी ऐसा पार्टिकल जो चार्ज फॉर्म पर है, जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, उसे हम लोग आयन कहते हैं। आयन की दो कैटेगरीज हैं, पॉजिटिवली चार्ज को कैटाइंस कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज को अनाइंस कहते हैं। इसके अलावा और कोई टाइप नहीं है आयंस की।
चलें जी, हमने एटम के बारे में पढ़ लिया, हमने आयन के बारे में पढ़ लिया। अब वो प्रोसीजर, वो मेथड जिसकी मदद से आयनाइजेशन होती है, यानी किसी एटम को आयंस में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा मेथड या प्रोसीजर हम लोग यूज करेंगे? दिस मेथड प्रोसीजर इज कॉल्ड आयनाइजेशन। चलिए जी, अब हम इस प्रोसीजर को देख लेते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप न्यूट्रल एटम या मॉलिक्यूल्स को आयन में कन्वर्ट करें, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड या रिमूव करें, तो उस तरह इस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान या तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या एनर्जी रिलीज होगी। रिक्वायर्ड से मुराद ये होता है कि आपने जब किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है किसी आयन के अंदर, तो वो उसके आउटर मोस्ट शेल में एनर्जी डालनी पड़ेगी। और अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरह जो एनर्जी अब्सॉर्ब या रिलीज होती है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि आपके सामने भी शो किया गया है। 1897 के अंदर जे जे थॉमसन, ऑब्जेक्टिव है, 150 साइंटिस्ट का नाम ऑब्जेक्टिव है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसका जिसके अंदर ये था कि फेमस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, प्रोटॉन की डिस्कवरी में, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में, जो कि 9th क्लास की केमिस्ट्री और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को डिटेल में बताया जाता है। तो इस आपको एक ट्यूब चाहिए जो कि एक लंबी सी ट्यूब होगी जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है जिसका वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होता है एट द लो गैस प्रेशर, यानी कि इस ट्यूब के अंदर से वैक्यूम पंप की मदद से तमाम की तमाम जो एयर होती है वो रिमूव करवा दी जाती है। उसे रिमूव करवाने का मकसद ये होता है कि एयर के अंदर भी डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं, तो वो एटम्स अगर आयंस में कन्वर्ट हो गए और हमें उनको कन्वर्ट करना नहीं है, हमने अपनी डिजायर मेडिसिन या अपनी प्रोडक्ट को आयंस में कन्वर्ट करना है, तो देन कंटेमिनेशन यानी कि मिलावट के चांसेस और अबनॉर्मैलिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रोसेस के दौरान हम लोगों ने इसका प्रेशर, एयर प्रेशर इस कदर रिड्यूस कर देते हैं जो कि 0.001 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी प्रेशर के मुताबिक रहती है। इसमें दो इलेक्ट्रोड किधर चले गए हमारे से। अगर हमें ये जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है P1 एंड P2, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो ऊपर कैथोड है और नीचे एनोड है। अगर आपको स्क्रीन पर शाइनिंग जो है वो पॉजिटिव साइड पे नजर आती है, तो आप ये समझ जाएं कि आपके पास एनाइंस आए हैं। एनाइंस का मतलब नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज है और वो एटम जिन पर जो आयंस बेसिकली जो नेगेटिवली चार्ज होंगे वो पॉजिटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और अगर आपके आयंस के टाइन हुए यानी उन पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, वो हमेशा कैथोड की तरफ यानी ऊपर वाले P1 की तरफ मूव करेंगे और जाके स्क्रीन पे शाइन प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह हमें पता चल जाएगा कि हमने किसी एटम, किसी ड्रग, किसी प्रोडक्ट को किस तरह आयन में कन्वर्ट किया है और हमारे पास एनाइन पैदा हो रहे हैं या केटाइन पैदा हो रहे हैं। ये वो प्रोसीजर, वो एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर भी छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एमसीक्यूज के लिए आपसे पूछी जा सकती हैं। एप्लीकेशन, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एप्लीकेशन से मुराद ये है कि कहाँ कहाँ पर इस्तेमालात हैं आयनाइजेशन के। आयनाइजेशन प्रोसीजर क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं या इसके बारे में पढ़ते हैं, बच्चों को गाइडलाइन देते हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। द फर्स्ट वन, हमारे पास जितनी भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं, 99% जो मेडिसिन है दे आर अ वीक एसिड्स और अ वीक बेसिस। हमने कभी नहीं कहते इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये बात आपने जिंदगी भर याद रखनी है, इट्स अ वीक एसिड्स और वीक बेस। वीक एसिडिक की एग्जांपल्स में है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसे एस्पिरिन या डिस्प्रिन कहा जाता है। और वीक बेस की एग्जांपल है प्रोकेन, जो कि बेसिकली आपका एक लोकल एनास्थेटिक है, यानी कि सुन करने वाली दवाई है। एक हमेशा चीज याद रखिएगा, किसी भी ड्रग की अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ये हमेशा डिपेंड करती है उसकी आयनाइजेशन पर। अगर एक ड्रग बहुत ज्यादा आयनाइज हो जाएगी तो वो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकती।
उसकी अब्जॉर्प्शन बहुत कम होगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होगी, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत कम होगा और उसकी एलिमिनेशन सबसे ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वो ड्रग कभी भी थेराप्यूटिकल इफेक्ट नहीं जनरेट कर पाएगी। एक ड्रग जिसकी आयनाइजेशन बहुत कम होती है वो बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब होगी सेल मेम्ब्रेन से, बहुत ज्यादा ब्लड में आएगी, बहुत ज्यादा रिसेप्टर से अटैच होकर टॉक्सिसिटी यानी डेंजरस बन जाएगी, हमारे लिए नुकसानदेह होगी, और उसकी एलिमिनेशन कम होगी तो वो हमारे लिए टॉक्सिक बन जाएगी। इसलिए अगर कोई ड्रग बहुत कम आयनाइज होती है तब भी वो खतरनाक है, और बहुत ज्यादा आयनाइज होती है तब भी वो खतरनाक है। तो हमारे पास एक खास रेशियो है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारी ड्रग आयनाइज होगी तो बेस्ट थेराप्यूटिकल इफेक्ट जनरेट करती है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, आयनाइजेशन रेडिएशन, जैसे कि वो दवाइयां जो रेडियो एक्टिव होती हैं, यानी कि ऐसे केमिकल जिनसे शुआएं निकलती हैं, और इन मेडिसिन को हम लोग कैंसर के डायग्नोसिस के लिए और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में भी हमें आयनाइजेशन प्रोसेस से स्टडी की इंफॉर्मेशन मिलती है। इन बायोलॉजिकल और एग्रीकल्चर रेडिएशंस के अंदर हमारे पास न्यू ड्रग्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, न्यू स्पीशीज बनाते हैं, वो भी आयनाइजेशन मेथड से। रेडिएशन आर आल्सो यूज्ड इन स्टेरिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट टूल एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड इन सर्जरी। सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाले बेतहाशा सर्जिकल ऑपरेटर्स को भी हम लोग रेडिएशन की मदद से आयनाइज करते हैं, ताकि वहां पे मौजूद जितने भी जरासीम्स हो, टॉक्सिन्स हो, वो सारे मर जाएं, उनकी डेथ हो जाए और उनकी वजह से कोई बीमारी स्प्रेड ना करे। आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसका नाम है पीएच। ये ऑलरेडी आप लोग सेम वो टॉपिक है जो फार्माकोग्नोसी में भी आप डिटेल में डिस्क्राइब कर चुके हुए हैं, उसी से रिलेटेड है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फार्मास्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे। पीएच की डेफिनेशन क्या है? द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन एनी सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ब्रैकेट में हाइड्रोजन आयंस, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की जो कंसंट्रेशन है इट इज रिप्रेजेंटेड द पीएच। अगर किसी सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे तो उसकी पीएच उतनी कम होगी, क्योंकि पीएच हमेशा एसिडिक केमिकल्स की 1 से 6 के दरमियान में होती है, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, बट अकॉर्डिंग टू पीएच इट इज द हाईएस्ट। ठीक है, अगर किसी के सॉल्यूशन की पीएच 1 है, इट्स मीन वहां पर 100% हाइड्रोजन आयंस हैं। ठीक है, बोली जा रहे हैं। तो बच्चों ये चीज आपने याद रखनी है, इसका मतलब है कि अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो उसकी पीएच उतनी कम होगी। तो ये आपको मैं ऑलरेडी, और इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें पीएच मीटर इस्तेमाल करते हैं, और ज्यादातर हम लोग हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को मोल्स पर लीटर के हिसाब से जाहिर करते हैं। कैलकुलेशंस आप देखेंगे तो नीचे मेंशन किया हुआ है, अगर किसी एसिडिक सोल्यूशन को देखते हैं तो उसकी पीएच कैसे होगी? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ब्रैकेट में हाइड्रोजन आयंस। और अगर यही चीज आप लोग बेसिक के लिए देखेंगे तो वहां पे हाइड्रोक्सिल आयंस अवेलेबल होंगे। जब हम पीएच हाइड्रोजन आयंस प्लस पीएच हाइड्रोक्सिल आयन को कंबाइन करते हैं तो इज इक्वल टू 14, क्योंकि 1 to 6 आपके पास